बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इशूज़ के बात करते हैं, जिसमें सोशल इशूज़ भी हैं, इकनॉमिक के इशूज़ भी हैं, एजुकेशन के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं। इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे फोकस करते हैं किसी न किसी इशू और उसके सोल्यूशन पे। पिछले काफ़ी सालों से, बल्कि बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि रंग गोरा करने की क्रीमें बहुत पॉपुलर होती हैं। स्किन के इश्यूज़ क्या हैं? आज हम ख़ास तौर पे स्किन के इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और डॉक्टर आयशा गियास हमारी मेहमान है। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा, पहले एक जो कॉमन कंसेप्ट है कि रंग गोरा हो सकता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, इसके बारे में मेरा मकसद हरगिज़ किसी को नाराज़ करना नहीं है, लेकिन मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगी। बिकॉज एज अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट आई बिलीव कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सच को लोगों तक लेकर आऊं। सच ये है कि जो कॉम्प्लेक्शन अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जो नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स हमारी स्किन के अंदर मौजूद हैं जो ब्राउन पिगमेंट बनाते हैं, दैट इज फिक्स्ड। आप बहुत सारे तरीकों से उनकी फंक्शनिंग को टेम्परेरीली रिड्यूस कर सकते हैं। You can brighten up the complexion by 1 to 2 tones, लेकिन as such totally आप उसको change नहीं कर सकते। That is why हमारा जो region है साउथ ईस्ट एशिया के जो भी countries हैं, उनका एक स्पेसिफिक कलर है जो गंदुमी कलर है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान में आधा पाकिस्तान अब गोरा हो चुका होता? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। बचपन से मैं देख रहा हूँ, लेकिन चेंज मुझे नहीं नजर आया। सो चेंज इज पॉसिबल बाय 1 to 2 टोन्स, और उसमें सिर्फ और सिर्फ रंग गोरा करने वाली क्रीमों का कमाल नहीं है। उसमें हमारी जो जनरल स्किन केयर रूटीन्स हैं, जो हमारी डाइट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारी स्किन एक्सपोजर उससे ताल्लुक है। अगर हम इन सारी चीज़ों की टेक केयर करते हैं तो यस, यू कैन ब्राइटन अप योर कॉम्प्लेक्शन। डॉक्टर साहब, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। MBBS करने के बाद ये फील्ड आपने कैसे चुना, पहले ये बताएं, फिर उसके बाद आते हैं इसकी डिटेल में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है। बल्कि ऐसा हुआ कि मेडिकल प्रोफेशन में लेके आना मेरे वालिद साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे, यही होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उस जमाने में जब हम पढ़ रहे थे, इट्स पिछली सदी की बात है, ये 1997 की बात है, कि उस जमाने में प्रोफेशनल काउंसलिंग बहुत ज्यादा नहीं होती थी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को यही पता होता था कि या बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, टॉप मोस्ट यही समझा जाता था। तो हमें लगा कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए। सो वो ग्रेड्स आते गए और फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ A+ चलता गया, डॉक्टर बन गए। देन कमिंग टू योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, कि डॉक्टर बनने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अब क्या करना है। सो माई फादर नेवर वॉन्टेड मी टू स्टॉप माई एजुकेशन आफ्टर MBBS। ही वॉज लाइक कि आगे पढ़ें, आप आगे करें, न्यू हॉरिजन्स देखें। तो मुझे बचपन से ये मीडिया और इंडस्ट्री और ये बड़ी, जिसे कहते हैं VIP पर्सनालिटीज, और ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती होती थी। ग्लैमरस जो साइड है हमारी सोसाइटी की, इट यूज टू अट्रैक्ट मी। प्लस मेरा थोड़ी सी जान जाती थी कि ये 24-48 घंटे की ड्यूटियाँ डॉक्टर्स की लंबी लंबी, तो ये ना हो। तो देन आई केम टू नो कि स्किन की जो ट्रेनिंग है और बाद में जो स्किन में काम आप करते हो आफ्टर गेटिंग योर स्पेशलाइजेशन, तो इट्स नॉट दैट बिजी। पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो ये टॉप मोस्ट काम समझा जाता है, जो कि हाईली टेक्निकल है, हाईली स्किल्ड है, लेकिन उसमें आपको नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा नहीं देने पड़ते। तो फिर आई थॉट कि मे बी आई कुड बी अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट। तो प्लस अल्लाह ताला का शुक्र है कि जेनेटिकली आई हैव गॉट अ गुड स्किन। तो मेरे जो पियर्स थे और जो टीचर्स थे सारे साथ में, तो दे यूज्ड टू से कि यस, यू कैन बी अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट। एटलीस्ट तुम्हें मरीज आके ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब पहले अपनी स्किन तो ठीक कर लें। दिस ऑल्सो हैपेंस, बिल्कुल होता है, इट हैपेंस। तो फिर दैट्स व्हाई फिर मैंने इस फील्ड में आ गई। इस फील्ड में आके आगे आपने स्पेशलाइजेशन की और आगे बढ़ती गई। बिल्कुल। लेकिन आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में कैसा रहा अभी तक? मैं ये कहूँगी कि मेरा बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका एक्सपोजर किस तरह के मेंटर्स के साथ है, कौन से टीचर्स के साथ है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है। चूंकि मैंने ग्रेजुएट भी किंग एडवर्ड से किया और फॉर्चुनेटली मेरी ट्रेनिंग भी वहीं से स्टार्ट हो गई, मेयो हॉस्पिटल से। और उसके बाद जो मुझे वहाँ उसातिज़ा मिले और जिस तरह का वहाँ पे ट्रेनिंग का माहौल था, बेसिकली किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इज द प्लेस जहाँ से स्किन की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई इन पाकिस्तान। तो इट स्टार्टेड वे बैक इन आई थिंक 1970s में प्रोफेसर ताहिर सईद हारून साहब ने स्टार्ट की।
और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डिपार्टमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में गई। तो ये मेरे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट थी कि मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग मिल गई और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत लर्न भी किया। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इसमें पैसिव मोमेंट्स बहुत कम आए, डिप्रेसिंग मोमेंट्स बहुत कम आई और फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम होते गए, जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ये जो स्पेशलाइजेशन है, हमारी 5 साल की ट्रेनिंग होती है स्पेशलाइजेशन की। 2 years वी परफॉर्म इन मेडिसिन एंड 3 years आर डेडिकेटेड टू डर्मेटोलॉजी। तो आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पार्ट 2 FCPS का एग्जाम पास करना इज रेयर टू सी। बहुत कम लोग, बड़े हाँ बड़े अच्छे डॉक्टर्स के मैंने हालात खराब होते देखे। तो क्योंकि उस टाइम पे इंसान की फैमिली होती है, एज का वो हिस्सा होता है जब आपके बच्चे होते हैं, आप सारा टाइम पढ़ाई को नहीं दे पाते। तो मोस्टली लोगों का फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड में हो रहा होता है, फर्स्ट में लेस लाइकली होता है। तो जब वो भी एग्जाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया और उसके बाद जल्दी ही मेरी सिलेक्शन भी हो गई है सीनियर रजिस्ट्रार, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, बड़ी जल्दी प्रमोशन भी हो गई, टीचिंग केडर में आ गई। बहुत लकी रही मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बारे में कहूंगी कि आई हैव बीन एक्सट्रीमली लकी। फिर टीचिंग स्टार्ट कर दी, अंडर ग्रेजुएट में MBBS को पढ़ाना, पोस्ट ग्रेजुएट में FCPS को पढ़ाना। तो मुझे टीचिंग का भी शुरू से बहुत शौक था और मुझे लगता है कि आई एम बेस्ट फिट ओवर हियर। तो मैं टीच करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत ही कोई मजे का काम कर रही हूँ। इसमें टीचिंग में लर्निंग भी बहुत होती है। हाँ जी बिल्कुल, नो डाउट। आप पढ़ते हुए उतना नहीं लर्न करते जितना टीचिंग, उस वक्त आपका माइंड ज्यादा चल रहा होता है जब आप पढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल। और उसकी जो प्रिपरेशन फेज है, मतलब व्हेनेवर आई गो फॉर अ लेक्चर, तो मुझे पता होता है 1 से 2 दिन पहले आई हैव टू प्रिपेयर इट। और उसमें जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, जो लेटेस्ट एडवांसेस हैं, मैंने उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना होता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आप अपने आप को भी ग्रूम कर लेते हैं एट द सेम टाइम। मैंने खुद भी क्योंकि FSC के फौरन बाद पढ़ाना शुरू कर दिया था और कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेक्चर वगैरह। तो मेरे हिसाब से लर्निंग मुझे उस वक्त ज्यादा हुई थी, बिल्कुल ऐसे पढ़ते हुए उतनी नहीं हुई थी जितनी बाद में हुई थी। और उसका मुझे बाद में बहुत फायदा हुआ। यूनिवर्सिटी जाके मुझे सब कुछ आता था, पहले से पढ़ाया हुआ था, तो इसके बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, स्किन लोकल हमारे वेदर 4 डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। बिल्कुल। और अब जो आगे स्टार्ट हो रहा है ड्राई वेदर है। ड्राई वेदर के क्या इश्यूज हैं मेल और फीमेल दोनों पे? अच्छा, मेल और फीमेल के जनरली जो स्किन इश्यूज हैं वो मोर और लेस सिमिलर ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मेल की स्किन थोड़ी सी थिकर होती है एज कम्पेयर टू फीमेल, तो वो रेजिलियंट थोड़ी ज्यादा है, उसमें प्रॉब्लम्स रिलेटिवली कम आते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। प्लस फीमेल्स आर इन द हैबिट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगाती हैं, टोटके करती हैं, तो उनकी स्किन एट रिस्क ज्यादा होती है। मेल्स टेंड नॉट टू अप्लाई एनीथिंग। और ड्राई वेदर के हिसाब से अगर आप पूछें तो इसमें सबसे कॉमन मसला तो स्किन की ड्राइनेस और पीलिंग है। लेकिन कुछ स्किन की बीमारियां हैं जो आने वाले मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और हर दफा बढ़ जाती हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट होती है एक्जिमा, यानी आम जुबान में जिसको हम चंबल बोलते हैं। तो एक्जिमा इज अ कंडीशन दैट इज गोइंग टू गेट वर्स्ट इन कमिंग वेदर। और इसके अलावा सोराइसिस, इक्थायोसिस और इस तरह की मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ड्राई वेदर में बढ़ जाती हैं। तो उसमें फिर हम पब्लिक को चेंजिंग वेदर में काउंसलिंग शुरू कर देते हैं कि नाउ इट्स द राइट टाइम कि आप यू स्टार्ट अप्लाइंग मॉइस्चराइजर्स। तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से इतनी बड़ी दिक्कत से वो बच जाएंगे कि बीमारी ऑब्वियसली एक्सेसरबेट हो भी, इनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हाई फाई किस्म की मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, उनके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तो व्हाई नॉट अप्लाई अ मॉइस्चराइजर? बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन। और मॉइस्चराइजर स्मॉग इसमें क्या रोल आगे प्ले कर देता है? हमारे यहाँ तो पिछले लाहौर में तो सबसे बड़ा इशू, बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है। और स्किन कंडीशंस भी स्मॉग के साथ एग्रीवेट करती हैं। हमारी स्किन चोक हो जाती है। बेसिकली एनवायरनमेंट में जितनी ज्यादा पोल्यूटेंट्स की मिकदार होगी उतनी ही एयर ऑब्वियसली डेंस होगी। उस डेंस एयर में हमारी कार्बन अब्सॉर्ब होती जाती है ना, एग्जैक्टली तो स्किन का ब्रीद करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हमारी स्किन में भी मसाम हैं, पोर्स हैं, तो इट ऑल्सो काइंड ऑफ ब्रीद्स, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और खास तौर पे बच्चों में जो एक्जिमा है जिसे हम एटोपिक डर्माटाइटिस कहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा वर्ष हो जाता है स्मॉग के सीजन में। और सम टाइम्स हमें बच्चों को रेस्ट डेज देना पड़ता है कि स्कूल से ऑफ करवा ले, 1-2 दिन घर में रख ले ताकि इनका एक्सपोजर ना हो। लिटरली उनकी स्किन पील ऑफ हो रही होती है, इसे हम कहते हैं क्राइंग एक्जिमा, वीपिंग एक्जिमा। उनकी स्किन रो रही होती है विद फ्लूइड सीपिंग आउट। तो लड़कियों में मैंने खास तौर पे देखा है ये। हाँ जी, लड़कियों की स्किन थोड़ी बारीक होती है, इट्स मोर सेंसिटिव और ये ज्यादा वल्नरेबल है टू डैमेज।
तो ये एक्जिमास जो है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ड्राई सीजन में। दूसरा जो स्किन की प्रोडक्ट्स पेशेंट्स यूज़ करते हैं या हम सभी यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है जी। हमारी स्किन में अल्लाह ताला ने ये बहुत अच्छी बात रखी है कि वो चेंजिंग वेदर के साथ थोड़ा सा अडेप्ट करती है जी। तो उस अडेप्टेशन में क्या होता है कि चेंजिंग वेदर में हमारे जो ग्लैंड्स हैं स्किन के अंदर, जो गुदूदें हैं जो स्वेट बनाती हैं और जो सीबम बनाती हैं, वो अपनी फंक्शनिंग चेंज कर लेती हैं। गर्मियों में स्वेट की ओवर प्रोडक्शन होती है, सीबम की भी ओवर प्रोडक्शन होती है, सर्दियों में ये काफी कम हो जाती है और उसी वजह से स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस अडेप्टेशन में अगर हम इसकी हेल्प करना चाहते हैं स्किन की कि ये प्रॉपर अडेप्ट कर जाए, तो हमें चाहिए कि हम अपनी हाइड्रेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। सर्दियों में पहली चीज हम यही भूलते हैं कि पानी पीने पे, पानी पीना सर्दियों में तो भूल जाते हैं हम सब वही ना, बट खाने के टाइम पे बस पीते हैं। मोस्टली मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि कितने ग्लास चल रहा है, तो कहते हैं डॉक्टर साहब खाने के टाइम पे थोड़ा सा पी लेते हैं। हालांकि 8 ग्लास तो मेरा ख्याल कम से कम 8 to 10 इज द मिनिमम है। 8 से 10 ग्लास पीने चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, क्योंकि हमारे इनसेंसिबल लॉसेस स्किन के थ्रू हो रहे हैं, स्किन के थ्रू वाटर लॉस हमारा हो रहा है। बट देन अगर हमारा लॉस होता जा रहा है और हम उसे रिप्लेस नहीं कर रहे, तो हमारी बॉडी श्रिंकेज के प्रोसेस में चली जाएगी, प्रिजर्व करने में। ये एक अल्लाह मियाँ की तरफ से सर्वाइवल मैकेनिज्म है, तो वो सर्वाइवल के लिए कम यूज करना शुरू कर देगी, जिसका अल्टीमेटली हमें नुकसान होगा। हमारे ब्रेन में सप्लाई ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, फोकस की कमी होगी, हम बहुत ज्यादा चीजों में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कम हो जाएगी हमारी। मैंने इस तरफ भी आना था कि सोशल इश्यूज इसके क्या है। ठीक है तो आपने शुरू कर दिया, क्योंकि तो ये बताएं कि सोशल इश्यूज स्पेशली फीमेल्स में ज्यादा आते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मेल में भी अब आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आई थिंक ये थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो गया सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि लोगों की जो डेफिनेशन है ना, आइडियलिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं, आइडियल फेसेस, आइडियल स्किन्स, और उसमें तो ये सारा इफेक्ट्स होते हैं मोस्टली, लेकिन लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते। तो वो दे थिंक इट्स नॉर्मल। इन ऑर्डर टू गेट दैट नॉर्मल स्किन जो न्यूली डिफाइंड है, तो वो काफी एक्सपेरिमेंटेशन और इस तरह के रिस्क्स भी ले लेते हैं। सोशली मैं समझती हूँ सबसे बड़ा प्रेशर जो हमारी सोसाइटी में बच्चियों, लड़कियों और अब लड़कों के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, दैट इज एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ स्किन कलर। वाइट होने का जो है ना वो क्रेज, इसको रिवर्स है कि यूरोप में वो काला होना, वो टैनिंग, वो बिल्कुल टैनिंग क्लिनिक्स हैं और टैनिंग के लिए वो जो है ना सन बेदिंग है और सारा कुछ चल रहा है। पर यहाँ पे जो है ना वाइटनिंग का, और यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चों को ले आती हैं माएँ, 4 महीने का 6 महीने का बच्चा, डॉक्टर साहब इसका कलर जरा ब्राउन है, कोई क्रीमें दे दें जरा ये गोरा हो जाए। इमेजिन करें आप, यहाँ तक। तो आई ट्रूली बिलीव कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जिसके ऊपर हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का दारोमदार है, अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगी, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगी और वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, तो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल एट स्टेक है। इवन उनकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी एट स्टेक है। और जब वो कॉन्फिडेंट ही नहीं फील करती कि मैं काली हूं तो शायद मैं स्टेज पे नहीं जा सकती, मेरा रंग थोड़ा टैन है तो शायद मैं इसका उससे कोई लिंक नहीं है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु आर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन देयर स्किन कलर। इट्स जस्ट कि बचपन से माओं को मैं कहूंगी कि उन्होंने घरों में ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि बच्चियों को वो अपलिफ्ट करें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि दिस इज योर कॉम्प्लेक्शन, अल्लाह ने आपको दिया, दैट मीन्स इट इज बेस्ट फॉर यू। मैं आपको बताऊं, हमारा स्किन कलर हमें स्किन कैंसर से बचाता है। बिल्कुल, ये अल्लाह मियाँ की तरफ से हमें नेचुरल प्रोटेक्शन। मैंने इस तरफ भी आना था कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा इशू उनका जो है ना स्किन कैंसर में, वर्ल्ड में नंबर 1 है वो। बिल्कुल, यूरोप में भी हैं इश्यूज, कम है रिलेटिवली। हाँ जी, लेकिन यूरोपियन स्किन में भी खासा स्किन कैंसर देखा जाता है। तो दिस इज वन ऑफ माय एक्सपर्टीज, डिटेक्टिंग स्किन कैंसर, और इसमें मेरा बहुत ही पर्सनल एक किस्म की इन्वॉल्वमेंट है। और इस तरह के पेशेंट्स मेरे पास रेफर होके भी बहुत आते हैं, और वी यूज अ स्पेशल इक्विपमेंट दैट इज कॉल्ड अ डर्मोस्कोप। पाकिस्तान में अभी बहुत कम है, लेकिन फिर भी अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको, आई एम डूइंग वर्कशॉप्स ऑन दिस, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, एंड वी आर ट्रेनिंग डॉक्टर्स कि वो उसको यूज करें और स्किन कैंसर को वेल बिफोर इट एक्चुअली बिकम्स अ स्किन कैंसर उसको डिटेक्ट कर लें। तो इसके ऊपर हम काम करें, एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड इन हैविंग लोअर स्टैट्स ऑफ स्किन कैंसर, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द स्किन कलर दैट वी आर हैविंग। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट वो अंदर जा नहीं पाती, दिस इज नेचुरल प्रोटेक्शन। आपने अल्ट्रा वायलेट की बात की, तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इस पर्पस के लिए भी यूज होती है। ओके, वो सिर्फ मतलब इवन फसलें जितनी भी हैं उनकी भी वो डिटेक्शन और उसका भी पूरा मैकेनिज्म है कि उसमें किस तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि हेल्दी है, अनहेल्दी है, कौन से एरियाज हैं जिन पे आपको वर्किंग करनी चाहिए। तो सैटेलाइट की बहुत सी हेल्प है, और इसमें भी है
स्किन में भी, ये नहीं कि नहीं है। तो फ्यूचर में कभी इस पे जरूर बात करेंगे। समथिंग न्यू टू मी, तो इंशाल्लाह आई विल वर्क ओवर इट। कि सैटेलाइट की कौन कौन सी रेज हैं जो आप यूज करके जो है ना उससे डिटेक्शन मैकेनिज्म बिल्ड कर सकते हैं। तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जाते हैं उसके लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो फसलों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन है, तो कॉटन वाइट होती है, तो सैटेलाइट में डिफरेंट सेंसर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि कॉटन को ब्लैक कर देते हैं, बाकी तमाम वाइट हो जाता है। अब बाकी तमाम जब वाइट हो जाता है तो वो आपको इजीली कॉटन आइडेंटिफाई हो जाती है। ऑलराइट। फिर उसमें ग्रे लेवल जो है ना उसका, वो मैटर करता है। ओके। कि ग्रे लेवल जितना उसका कम होता जाता है, दैट्स मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो कोई ना कोई उसमें इशू है। तो फिर उस पर स्टडी फर्दर की जाती है कि इशू क्यों। सही। इसी तरह स्किन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी की जाती है कि ये कलर्स हैं, ये इस टाइप की स्किन हैं, ये रेज हैं जो इम्पेक्ट कर सकती हैं। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बहुत अब एडवांस हो गई हुई है। मैं आपको भी बस आई विश के पाकिस्तान में R&D जो है ना जरा डिपार्टमेंट कुछ एस्टेब्लिश हो जाए। रिसर्च पे हमारा फोकस नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल आपने रिसर्च में हम वी आर लैकिंग अ लॉट बिहाइंड द वर्ड। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है इंशाल्लाह। आई एम होपफुल के नेक्स्ट कमिंग जनरेशंस में रिसर्च के ऊपर भी कोई फोकस होगा। इसको हम इमेज प्रोसेसिंग बेसिकली कहते हैं। डर्मोस्कोपी भी आपकी जो है, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, बिल्कुल ये सारे इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप डेवलप करते हैं मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज। तो अब हम दोबारा सोशल इश्यूज पे ज़रा आते हैं, क्योंकि सोशल इशू सबसे बड़ा इशू है हमारे। एग्जैक्टली। माँ की आपने बात की, ट्रेनिंग की। पहले एक मैकेनिज्म होता था फैमिली सिस्टम में, माँ को ट्रेनिंग दी जाती थी। अब वो ख़त्म नहीं हो गया या कम हो गया, क्या हो गया? बस ये फैमिली सेग्रीगेशन का जो सिस्टम है, सेपरेशंस हो जाती हैं अर्ली एज के ऊपर। पीपल थिंक वी आर इंडिपेंडेंट एंड क्वाइट केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स, वी डोंट नीड मे बी ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये एक फैक्टर है कि ट्रेनिंग लैक हो रही है। बट देन एट द सेम टाइम आई ट्रूली फील कि ये वाला कॉन्फिडेंस देने के लिए प्रोबेबली ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर की शायद इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये तो एक नेचुरल एक चीज है जो, क्योंकि यही सिस्टम बाहर तो यूरोपियन कंट्रीज में तो वैलिड नहीं है। वहां पे तो बड़ी अर्ली एज पे लोग सेपरेट हो जाते हैं, बट स्टिल उनमें कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। प्रोबेबली कि जो स्कूल है या इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे शायद ये सिस्टम जो है ना थोड़ा वीक है। अर्ली स्कूलिंग में ज्यादा मेरे हिसाब से पीयर प्रेशर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब तक हायर लेवल पे जब आ जाते हैं तो वो उनका सिस्टम बिल्ड हो चुका होता है, माइंड सेटअप हो चुका होता है। तो अर्ली सिस्टम जो है, अर्ली क्लास 5 तक आई विल से और क्लास 8 तक जो है ना स्पेशल फोकस करना चाहिए। इतनी हद तक डिस्टर्बिंग किस्म की सोशल प्रेशर्स और सोशल इश्यूज होते हैं कि अभी रिसेंटली आई रिमेंबर कि एक खातून ने आके मेरे पास रोना शुरू कर दिया। शी सेड कि मुझे मेरी सास ने कहा है कि तुम मैच नहीं करती हम सबके साथ, तुम ब्राउन हो, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है एंड वी आर गोइंग टू डिवोर्स यू। तो शादी करने से पहले नहीं सोचा? शादी करने से पहले नहीं सोचा। लव मैरिज थी। अब ये भी नहीं पता ना कि शादी करने से पहले उनको एक्चुअल कलर दिखाया गया था कि नहीं दिखाया गया था, ये भी नहीं पता। बिल्कुल बहुत तरह की वेरिएशंस है ना इसमें। तो मतलब और दूसरी बात है कि मीडिया में ये चीजें बहुत हद तक इजी बना के प्रेजेंट की जाती हैं, डूएबल के, जैसे कि इट्स ऑल योर चॉइस कि आप अपने रंग को गोरा भी कर सकते हैं, आप ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स खा सकते हैं, आप व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगा सकते हैं और आप अपना रंग गोरा कर सकते हैं। और मोस्टली ये देखते हैं लोग सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक पे। और जो बताने वाले लोग हैं वो डॉक्टर्स नहीं हैं। 90% ऑफ देम आर कंज्यूमर्स, मार्केटर में या मार्केटर्स। मार्केटर ज्यादा वो जो नई टर्म आ गई है ना, भी नहीं है, मार्केटर, इन्फ्लुएंसर की टर्म एक आ गई है। तो इन्फ्लुएंसर्स दे आर अर्निंग अ लॉट फॉर दिस, और वो फेक किस्म की वीडियोस बना के, और मेरे पास रिव्यूज के लिए पेशेंट बहुत आते हैं, डॉक्टर साहब ये बताइए ठीक है ना, ये मैं यूज कर लूं? और बस फिर हम क्या उन्हें समझा ही सकते हैं। जैसे कि अब आपका प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आई हैव बीन वाचिंग योर वीडियोस, तो आपका बड़ा अच्छा इसके ऊपर रहा है कि आप पब्लिक अवेयरनेस में भी काम कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं अभी आपसे यही बात करने लगा था, स्कूल आपको बुलाते नहीं है अवेयरनेस सेशंस के लिए? अवेयरनेस के ऊपर फोकस ही नहीं है ना, अवेयरनेस पे डॉक्टर एजाज फोकस नहीं है। That is very strange and that is very painful to know कि अवेयरनेस के ऊपर फोकस नहीं है। Whatever awareness is coming automatically from social media is considered to be awareness. अवेयरनेस के लिए अब देखें, मुझे अगर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे या एरोस्पेस पे कोई बात करनी है तो मैं आपसे बात करूंगी,
मैं किसी उससे मतलब कबलर से तो बात नहीं करूंगी। यही बात है कि स्किन वाइटनिंग के ऊपर अब लोग क्या करती हैं खवातीन कि अगर एक्नी का इशू है, फॉर एग्जांपल दाने हैं या मिलाजमा है या कोई स्किन इशू है, तो दे गो टू सैलून्स, वो पार्लर्स पे जाती हैं। अभी क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, एक्नी आपने इशू छेड़ा है और ये बहुत बड़ा इशू है, इसलिए हम ब्रेक के बाद आके नाजरीन ब्रेक का टाइम हो गया और ब्रेक के बाद आके हम प्रोग्राम का यहीं से आगाज करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, एक्नी का इशू सबसे बड़ा इशू, बड़ा ही यंग जनरेशन में बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल सर्ज जो कि बलूगत के टाइम पे लड़के लड़कियों दोनों में आती है। उस टाइम पे ये एकदम से एक्टिवेट होता है और फिर कई दफा खुद ब खुद वापस नहीं जाता, फिर इट स्टेज देयर फॉर ईयर्स। और अगर हम उसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते तो एक्नी के बाद रह जाने वाले स्कार्स और घड़े फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ दे आर देयर ऑन योर फेस। तो हम यही एडवोकेट करते हैं और यही काउंसलिंग करते हैं कि प्लीज गेट योर एक्नी ट्रीटेड वेल इन टाइम। और उसको ट्रीट करवाने के लिए आप सैलून्स या ब्यूटी पार्लर्स का रुख ना करें, बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास आएं। बिकॉज सैलून और ब्यूटी पार्लर्स मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्नी को वो क्या करेंगे। हमें मतलब 5-5 साल हमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं डॉक्टर्स को, इसकी इतनी मोटी मोटी हम बुक्स पढ़ते हैं और देन वी नो ऑल द फैक्टर्स एंड द केमिकल मैकेनिज्म्स दैट आर बीइंग ओवर देयर। तो उस हवाले से जो डॉक्टर कर सकता है वो ब्यूटी पार्लर ने तो कोई वाइटनिंग क्रीम या कोई इस तरह की चीजें वो भी मिक्स करके आजकल ट्रेंड है वो देने का, तो उससे मैंने एक्नी को वर्स्ट होते बहुत देखा है। एंड मैं पिक्चर्स भी पेशेंट्स की कैप्चर करती रहती हूँ, मैं थोड़ा डेटा कीपिंग में भी मेरा इंटरेस्ट है। That's great. तो ये मैं देख रही हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्टैट्स बढ़ती जा रही हैं। ये जो मिस डायग्नोसिस एंड मेल ट्रीटमेंट इसको हम बोलते हैं, की वजह से भी उसका इम्पैक्ट आया। हाँ जी, स्मॉग से भी एक्नी बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। और उसमें मैं यही कहूंगी कि बच्चियों को, उनकी माओं को इस प्रॉब्लम को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिश्ते नहीं हो रहे होते, यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्रोकन मैरिजेस हो रही होती हैं, यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चियों का मोरल डाउन होता है और वो पब्लिक को फेस नहीं कर पाती। तो अगर इसको टाइम पे आप ट्रीट कर लें तो मेरा ख्याल है हम बहुत सारे फ्यूचर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस प्रॉब्लम से मैं भी गुजरा हूँ। डॉक्टर गुलाम शबीर साहब के पास मैं जाता रहा उस जमाने में, फिर मैं बाहर चला गया फ्रांस, और फ्रांस में मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी का अच्छा डॉक्टर मिल गया था, उसने ट्रीटमेंट मेरा किया और मैं ठीक हो गया। वेरी नाइस। तो ये, लेकिन मुझे उससे कोई ऐसा सोशल इशू नहीं पैदा हुआ था, क्योंकि आप मर्द थे पहली बात। फॉर्चुनेटली यू केम अक्रॉस गुड पीपल, तो आपको ये मसला नहीं हुआ। अगर आप पाकिस्तान में होते और लड़की होते तो फिर तो मसले होते। लड़कियों में मैंने नहीं, लड़कों में भी मैंने, लड़कों में भी, हाँ जी, लड़कों में एक्नी तो है, एक्नी तो है। एक्नी में उनके सोशल इश्यूज अब डेवलप होते हुए देखे। हाँ जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे जाता है ना। और फिर एक्नी एक इस तरह की बीमारी है कि जिसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, मैजिकल रिजल्ट्स नहीं होते कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, हमें वो चेंज करनी होती हैं बार बार, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सीजन, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग स्किन, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ग्रेविटी ऑफ द डिजीज, तो हमें उसको चेंज करना पड़ता है। कल्चर टेस्ट नहीं हो सकता कि ये वाली मेडिसिन ही? बिल्कुल होता है, इसमें हम कल्चर करते हैं। समटाइम्स एक्नी के कुछ मोटी मोटी गिल्टियां टाइप लीजन्स होते हैं जो स्किन के नीचे होते हैं, और जब हमें हमारी गाइडलाइंस होती हैं कि हमने फर्स्ट स्टेप पे क्या मेडिसिन देनी है, अगर पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड करता है वेरी नाइस, अगर नहीं करता तो हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर कोई एक्नी के लीजन्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो वी ऑलवेज टेक दैट पस आउट विद द हेल्प ऑफ सिरिंजेस, और फिर हम उसको कल्चर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं लैब्स में। तो फिर ऑर्गेनिज्म का भी पता चल जाता है और किन एंटीबायोटिक्स को वो सेंसिटिव है वो भी पता चल जाता है। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, बड़ी बड़ी लैब्स अब आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। पहले लाहौर में ज़ीनत लैब बड़ी मशहूर होती थी, जिसका अब नाम भी नहीं रहा मेरे हिसाब से। फिर चुगताई लेबोरेटरी और फिर शौकत खानम आ गया। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि एक्नी में एक जो पीप बनना या पस वाले दाने बनना, दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ एक्नी, नॉट होल। एक्नी में ब्रॉडली स्पीकिंग 4 प्रॉब्लम्स होती हैं, 4 मेजर थिंग्स, आउट ऑफ विच पस डेवलपमेंट या पीप पड़ना या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दिस इज वन थिंग। बाकी जो 3 चीजें हैं वो डिफरेंट हैं। उसमें एक जो डक्ट होती है हमारी हेयर फॉलिकल की, उसमें केराटिनाइजेशन ज्यादा हो जाती है, वो ब्लॉक होने लगती है, मसाम बंद होने लगते हैं और ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स बनते हैं ब्लैक हेड्स स्टार्ट में। बिल्कुल, तो वो कॉमिडोनल एक्नी है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। इसके अलावा सीबम प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन,
हायर नंबर ऑफ सीबेशियस ग्लैंड्स इन द स्किन, वो भी एक रीजन है। और भी रीजंस हैं मेडिकली स्पीकिंग, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पस बन जाना इज वन थिंग। दैट इज वाई हमारे प्रिस्क्रिप्शन में एक एंटीबायोटिक तो जरूर होगी दैट विल टेक केयर ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इससे हम आ सकते हैं उस तरफ के ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, स्किन की टाइप्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो और भी ये बड़ा सवाल को होता है। हाँ बिल्कुल, मैं पेशेंट से पूछती हूँ जी आपकी स्किन टाइप क्या है, तो अक्सर औकात पेशेंट्स को नहीं पता होता। तो अभी बल्कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और उसके ऊपर मैं अक्सर वीडियोस पुट अप करती रहती हूँ। माय नेक्स्ट वीडियो विच इज कमिंग वो यही है, हाउ टू नो योर स्किन टाइप्स। एंड आई ट्रूली बिलीव कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनकी स्किन टाइप क्या है, ताकि वो कम से कम कम्युनिकेट कर सके। मोस्टली मेरे पेशेंट्स को नहीं पता होता, तो आई टेल देम। और आज मैं आपके प्रोग्राम में भी बता दूं कि ये इट्स वेरी सिंपल। आप अपना फेस एक दफा वॉश करें, 1 घंटे के बाद कोई ब्लॉटिंग पेपर, अगर ब्लॉटिंग पेपर आपकी एक्सेस में नहीं है तो मे बी अ सिंपल टिश्यू पेपर जिसको आप खोल के सिंगल लेयर कर लें, पुट इट ऑन योर फेस, थोड़ा सा उसे डैब करें एंड देन वॉच इट। अगर वो, और काफी जगहों से आप उसे करें, 1, 2, 3 एंड 4 जगहों पे आप कर लें। अगर तो वो नोज से ऑयली है टिश्यू पेपर या ब्लॉटिंग पेपर और साइड से ड्राई है, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। ये हम 1 घंटे बाद असेस कर रहे हैं। अगर दोनों जगहों से ड्राई है तो दिस इज ड्राई स्किन टाइप, और अगर ये दोनों जगहों से ऑयली है तो दिस इज एन ऑयली स्किन टाइप। और जो पहले वाली थी वो कॉम्बिनेशन थी, विच इज ऑयली फ्रॉम द मिडल एंड ड्राई ऑन द साइड्स। और अगर आपकी स्किन ड्राई भी है, फ्लेकी भी है, और उसके ऊपर अक्सर औकात वो पर्जिंग सी होती रहती है, जलन होती रहती है, पानी भी चुभता है, साबुन भी चुभता है, तो यू हैव गॉट अ सेंसिटिव स्किन टाइप। मोस्टली सेंसिटिव स्किन टाइप्स ड्राई होती हैं। तो दिस इज हाउ यू गेट टू नो कि आपकी स्किन टाइप क्या है। पाकिस्तान के किस एरिया में ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है? यूजुअली ये देखा गया है कि हमारी जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे स्किन की सेंसिटिविटी के इशू भी ज्यादा हैं, चूंकि वहाँ का कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा लाइटर है, उसमें स्किन कैंसर्स और स्किन की बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। गिलगित में मैंने ये नोट किया। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। उस साइड पे स्किन के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, और वहाँ पे थोड़ा अंडर एड्रेस्ड भी हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्योर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट वहाँ पे बहुत कम है, तो इसलिए वो अनएड्रेस्ड भी रह जाते हैं स्किन इश्यूज। तो ये स्किन टाइप बहुत सारे इश्यूज हैं। मैंने क्योंकि गिलगित और केपी दोनों का डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम का एक प्रोजेक्ट किया था, तो तमाम हॉस्पिटल्स विजिट किए थे, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी, टर्शरी, और इश्यूज सारे नोट किए थे क्या हैं। वाटर के वहाँ बहुत इश्यूज हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस के इश्यूज हैं। सही, और स्किन डिजीजेस भी फिर आपने देखा होगा। बिल्कुल, हम अक्सर कैंपिंग भी करते हैं। बिल्कुल, और वहाँ ये भी थोड़ा सिस्टम है ना कि फीमेल्स आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, और हमेशा मेल साथ जाएगा, या वो ज्यादा पर्दा का वहाँ पे काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर्दे में ज्यादातर रहती हैं, तो वो उनको इतने ज्यादा इश्यूज वो डिस्कस कर नहीं पाती हैं। और फीमेल डर्मेटोलॉजिस्ट वहाँ बहुत कम है, तो हमारे फीमेल्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो वो सिर्फ फीमेल्स के साथ इजीली कम्युनिकेट कर लेती हैं। बल्कि गिलगित यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अनायत को मैं आपका नंबर दूंगा और उनको मैं कहूँगा कि आपको इनवाइट करें। जरूर कि वहाँ आपका सेशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। वहाँ वाकई कमी है, डर्मेटोलॉजिस्ट वहाँ कोई नहीं है। आई वेंट टू स्कर्दू आई थिंक कपल ऑफ इयर्स अगो। वहाँ पे हमने एक मेडिकल कैंप छोटा सा रखा एक छोटे से गांव में, तो वहाँ पे इतने पेशेंट्स आ गए, आप बिलीव करें कि 1 आवर में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। मतलब पूरा वो घर जहाँ पे हम रुके वो भर गया, और इतने ट्रिवियल इश्यूज, छोटे छोटे मसले जिनको सिंपल आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ मैनेज कर सकते हैं, दे वर देयर फॉर इयर्स जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन अवेयरनेस। वही ना, बताने वाला कोई नहीं, लैक ऑफ अवेयरनेस। एग्जैक्टली। तो पिछले साल हमने वैसे प्लान किया था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। नेक्स्ट ईयर अब हम देखते हैं कि समर में जो है ना, यहाँ से कुछ डॉक्टर्स को ले जाके वहाँ पे समर कैंप लगाए जाएं। बिल्कुल, वेरी नाइस आइडिया। उसमें हो सकता है फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप यहाँ हुई तो आपको भी ले जाया जाए होपफुली। अच्छा, इसके अलावा गिलगित स्कर्दू के अलावा कराची में मैंने देखा है कि वहाँ पे अलग से इश्यूज होते हैं। कराची में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी बिल्कुल, और पोल्यूशन काफी ज्यादा है, इट्स अ बिजी सिटी, और इस वजह से वहाँ पे स्किन के इश्यूज बहुत ज्यादा है। ओवर क्राउडिंग, ओवर पॉपुलेशन, फ्लैट सिस्टम, तो छोटी जगह पे ज्यादा लोग, तो वो इश्यूज बहुत ज्यादा है कराची में। वहाँ बहुत ज्यादा फ्लैट सिस्टम तो बहुत ज्यादा, और बिल्कुल कंजेशन बहुत ज्यादा है। फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे तो अभी ट्रैफिक का उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, लाहौर फिर अभी बेहतर है, तो कराची में तो बहुत बुरे हालात हैं। तो कार्बन अभी अब शुरू कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्लान तो कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं होती। मैं अभी कंपैरिजन कर रहा था कि न्यू दिल्ली
में उन्होंने जो सिस्टम अब लगाया कि उनका टारगेट है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे ताकि कार्बन एमिशन को मिनिमाइज किया जा सके। हमारे अभी तक कोई प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही। तो इसका भी कार्बन एमिशन का भी तो स्किन के ऊपर इम्पैक्ट आता है। बहुत ज्यादा जो बसों में, वैगनों में, रक्षों पे सफर करते हैं, बिल्कुल उनको तो सबसे ज्यादा वो एक्सपोज्ड है। उसमें ये है कि अब पब्लिक को थोड़ा सा हम गाइड यही कर सकते हैं कि वो बाहर बच्चियां जाती हैं या बच्चे ट्रैवल करते हैं यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग, तो मैं ये कहूँगी डिस्पोजेबल मास्क जो हैं दे आर योर फ्रेंड्स। कोविड से ये स्टार्ट हुए हैं बट स्टिल बहुत ज्यादा मतलब पैमाने पे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और इसका फायदा भी है। एक तो आप एयरबॉर्न डिजीजेस से बच जाते हैं, आपके लंग्स बच जाते हैं उस स्मोक को इनहेल करने से, मिट्टी को इनहेल करने से, एस्थमा के मसले बड़े रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा स्किन इश्यूज को बहुत फायदा होता है। तो एक मास्क, एक मॉइस्चराइजर लगा लेना और एक मास्क पहन लेना, और अगर आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं तो एक सनस्क्रीन मॉर्निंग में लगा लेना। ये 3 चीजें अगर आप करते हैं तो आपकी खासी प्रोटेक्शन हो जाएगी। सनस्क्रीन खास तौर पे जो है बिल्कुल समर में तो बहुत इफेक्टिव है। सनस्क्रीन बिल्कुल लगाना चाहिए, सर्दियों में भी लगाना चाहिए, बिकॉज अल्ट्रावायलेट से हमने बचना है। अल्ट्रावायलेट इज नॉट विजिबल, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में तो वो है नहीं। सो अक्सर औकात पेशेंट समझते हैं सर्दियों में तो धूप नहीं है ज्यादा, पर धूप नहीं है लेकिन अल्ट्रावायलेट तो उतनी ही है। बिल्कुल अल्ट्रावायलेट तो आपको बर्न करेगी चाहे धूप निकली या नहीं निकली। सो सन प्रोटेक्शन जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन विंटर्स। बिल्कुल ठीक। तो उसके अलावा आप क्या प्रपोज करती हैं मिडिल क्लास, खास तौर पे जो खवातीन होती हैं या फैमिलीज होती हैं उनके लिए? मिडिल क्लास हाई क्लास वालों के तो पास पैसा होता है, वो आपके पास आ गया। मिडिल क्लास आपकी फी अफोर्ड कर सकती है। मिडिल क्लास के लिए हमने टीचिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं। वैसे तो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मेयो हॉस्पिटल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारी वो प्रिस्क्रिप्शंस उनको दे रहे हैं। सेकेंडली अवेयरनेस, मैं ये कहूँगी कि बच्चियों को, खवातीन को खास तौर पे जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखती हैं उस पे डॉक्टर्स की दी हुई इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट करें, नॉन डॉक्टर्स की दी हुई इन्फॉर्मेशन पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। और जो घरों में खवातीन रहती हैं उनका भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे उतना ही हक है जितना के बाहर जाने वाली खवातीन का। तो ये घर वाली जो खवातीन है ये समझती हैं कि हम कोई मॉइस्चराइजर भी नहीं लगा सकते, सनस्क्रीन भी नहीं लगाना, हमने कोई अच्छे से सीरम्स भी नहीं लगाने, क्रीम्स नहीं लगानी, बिकॉज वी आर स्टेइंग एट होम, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। तो जो खवातीन वाकई अपने आप को यंग रखना चाहती हैं, अपनी स्किन की केयर करना चाहती हैं, अच्छी प्रेजेंटेबल रहना चाहती हैं, आई वुड सजेस्ट कि उनको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। एंड स्किन केयर हर औरत मर्द का हर एज में हक है। हमारी स्किन हमसे थोड़ी सी केयर मांगती है, जिस तरह पौधे मांगते हैं। तो हम पौधों को वाटरिंग करते हैं तो दे सर्वाइव। अगर हम अपनी स्किन की टोटली केयर छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक बस सीजनल चेंज भी आते रहें और हम कुछ भी ना उसके ऊपर लगाएं और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अच्छे भी दिखें हमेशा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो घर में रहने वाली खवातीन, मैंने देखा है, नोट किया, अरग गुलाब लोग बहुत यूज करते हैं स्किन के लिए। देखिए उसमें मेडिकली आप भी का भी थोड़ा मेडिसिन में इंटरेस्ट है तो आप जरा देखिए, उसमें स्टीरॉयडल प्रॉपर्टीज हैं। बिकॉज ऑफ बीइंग हैविंग स्टीरॉयडल प्रॉपर्टीज एंड थोड़ा सूदिंग कामिंग इफेक्ट है, तो वेन एवर दे अप्लाई दे फील गुड, स्पेशली ऑन ड्राई स्किन। और उसमें कोई हार्म नहीं है अगर आप लिमिटेड टाइम के लिए उसे लगा रहे हैं, लेकिन ये ना एक्सपेक्ट करें कि वो दवाई है और वो आपको ठीक कर देगी अगर कोई इशू है। फॉर जनरल केयर में भी, जनरल केयर आप गुलाब के अर्क में ग्लिसरीन मिला लें, दिस इज अ वेरी सेफ रेमेडी और बड़ा ये चीपर फॉर्मूला है। लेमन आई वुड नॉट सजेस्ट क्योंकि लेमन में देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी एंड इट इज क्वाइट सेंसिटिव। वो काफी दफा पर्जिंग, बर्निंग भी कर देता है। वी डू सी पेशेंट्स जो लेमन लगा के बर्न होके आते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि टिल, मैंने इसीलिए जिक्र किया है कि मैंने नोट किया हुआ है कि बेशुमार लोग उसमें लेमन डालते हैं। हाँ जी, लेमन डालते हैं, बट लेमन ना डालें। आप ग्लिसरीन और एक्वारोज यानी जो गुलाब का अर्क है उसको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके सुबह शाम लगाएं सर्दियों में, बट उसमें और कुछ ना डालें। और जो लोग दही और बेसन और लेमन फेस पे लगाते हैं उनको भी आज मेरे इस प्रोग्राम के हवाले से यही रिकमेंडेशन है कि प्लीज डू नॉट यूज देम। और खास तौर पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी एक्नी ये कुकम्बर या डिफरेंट होम रेमेडीज से ठीक हो जाएगी, तो यू आर रॉन्ग। आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं और फिर आप समझ रहे हैं कि उसको मेंटेनेंस के लिए आप ये सब कर रहे हैं, तो दैट इज अनदर स्टोरी। अब ये टोटके अक्सर, मतलब आपने स्किन टाइप सारी बता दी, कुछ चीजें ऑयली स्किन के लिए सूटेबल होती हैं बिल्कुल, और कुछ ड्राई स्किन और कुछ ड्राई स्किन के लिए।
अब ड्राई स्किन वाला ऑयली स्किन वाली यूज करे और ऑयली वाला ड्राई वाला तो उसका रिवर्स इम्पैक्ट बिल्कुल। और ये इसलिए साइंटिफिकली नॉलेज बहुत जरूरी ये स्टडीड नहीं है, इनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई हुई, ये बस सीना चली आ रही है, पिछले जमाने से अगले जमाने में मुंतकिल हो रही है, किसी बड़े पैमाने के ऊपर इन पे रिसर्च नहीं है। टर्मरिक पे थोड़ी सी रिसर्च अवेलेबल है, टर्मरिक या हल्दी का पाउडर, इट हैज गॉट एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, सूदिंग प्रॉपर्टीज, वो सारा कुछ। हनी के भी अच्छा है, लेकिन ये चीजें ओरल यूज के लिए स्टडीड हैं, नॉट फॉर टॉपिकल यूज। तो उस पे अभी रिसर्च चल रही है और ये काफी बोटेनिकल या हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी मेडिसिन में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, बट इन कंट्रोल्ड कॉन्सेंट्रेशंस। लीमू लगाने से विटामिन सी आप हाई डोज लगा रहे हैं, वही विटामिन सी हम क्रीम्स और सीरम्स के अंदर डाल रहे हैं, बट वी नो कि वो 2% है या 5% है। कितने परसेंट सूटेबल है बेसिकली, कितने परसेंट सूटेबल है? विटामिन सी आप पूछ रहे हैं जी। विटामिन सी देखिए 10% तक दिस इज सूटेबल, बट 10% इज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन। वो हम उन्हीं को बताएंगे जिन्होंने इनिशियली 2 to 5% एंड 7% तक अच्छा टॉलरेट कर लिया है। एवरी स्किन इज डिफरेंट एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट। कुछ लोगों की स्किन 10% तक बड़ा अच्छा टॉलरेट करती है, कुछ लोगों की 5% को भी रिएक्ट करती है। सो देन वी नो विद द पैसेज ऑफ टाइम कि ओके फाइन, ये इनको थोड़ी परसेंटेज देनी है और इनको ज्यादा देनी है। That's why expertise is important, knowledge is important basically. Exactly. और सबसे बड़ी जो important चीज है वो रिसर्च है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक तो ये सारी चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज द टेक्स्ट रिटन आर अब्रॉड, ये बाहर लिखी जाती हैं, उनकी स्किन टाइप के ऊपर सारी रिसर्चेज हैं। स्किन ऑफ कलर, ब्राउन कलर जो हमारा है, इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली हमें उन्हीं की किताबें पढ़नी है, वही हमारी ट्रेनिंग है। लेकिन हाँ, हमारी वो जो किताबी नॉलेज है वो पब्लिक के साथ जब इंटरेक्शन होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वो मॉडिफाई हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो इस पे रिसर्च भी कोई कर रही हैं आप? बिल्कुल रिसर्च कर रही हूँ मैं, और मेरा जो प्रैक्टिकली जो मेरा रिसर्च का एरिया है वो स्किन कैंसर्स के ऊपर ही है। तो इसमें हम मेयो हॉस्पिटल में सेंट्रलाइज्ड हमारी जो रिसर्च का वो है, और ये मल्टी सेंटर स्टडीज चल रही होती हैं। पेशेंट्स आर बीइंग रेफर्ड टू मेयो हॉस्पिटल, और मेरे कुछ ट्रेनीज भी हैं बिकॉज आई एम अ सुपरवाइजर। तो मेरे एमडी और एफसीपीएस के ट्रेनीज होते हैं। हमने उनको भी, हर स्टूडेंट को एक अलग से रिसर्च का टॉपिक दिया होता है, तो वो अपनी अपनी रिसर्चेस चल रही हैं, और मेरा प्राइम इंटरेस्ट जो है वो स्किन कैंसर के ऊपर है। पाकिस्तान में चूंकि कोई नेशनल कैंसर रजिस्ट्री नहीं है, इट्स नॉट एग्जिस्टिंग, जबकि अक्सर मुल्कों में ये है, तो हमें नहीं पता कि हमारे कितने % लोगों को एनुअल स्किन कैंसर हो रहा है। वी डोंट नो, वी ओनली हैव डेटा नहीं है। वी ओनली हैव शौकत खानम कैंसर रजिस्ट्री एंड अ कराची कैंसर रजिस्ट्री, दैट्स ऑल। नेशनल लेवल पे कैंसर रजिस्ट्री नहीं है, इसीलिए हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में कैंसर बहुत कम है, जबकि ऐसा नहीं है। कैंसर कम है एज कम्पेयर टू यूरोपियन नेशंस, बट इट स्टिल एग्जिस्ट्स। और जितना मुझे पढ़ाया जाता था, मेलानोमा इज अ काइंड ऑफ स्किन कैंसर, और आई स्टिल बिलीव कि मेरे प्रोफेसर साहब एक थे और उन्होंने मुझे कहा कि आपने बेटा कितने मेलानोमाज आज तक देखे हैं। एट दैट टाइम आई वाज अपेयरिंग इन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो मैं उस टाइम भी डर्मोस्कोपी पे काम कर रही थी, और आई वाज इन टच विद पेशेंट्स विद कैंसर। तो आई सेड कि सर मैंने ऑलमोस्ट 10 मेलानोमास देख लिए हैं। तो ही वेंट इनटू डाउट, ही सेड टिल नाउ मैंने 3 या 4 मेलानोमास देखे हैं, एंड आई एम अ प्रोफेसर, हाउ कम यू हैव सीन 8 to 10 melanomas? Then I had to convince him. I convinced him and he was convinced actually. Afterwards, उन्होंने बड़ा appreciate किया इस बात को कि okay fine, we did not know you have a tool that can detect. And I showed him my stats. I showed him pictures of my patients जिनमें मेलानोमा था, और फिर हमने लैब टेस्टिंग से प्रूव किया कि it was melanoma. तो he was surprised. He said okay, I did not know कि मेलानोमा इतना ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे मुल्क में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह मौजूद है, इसमें भी बिल्कुल, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है। और मैंने हमारी टीम ने एक प्रोटोटाइप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस करके एक ऐप डिजाइन की है, जिसमें पार्शियली ट्रेंड जो डर्मेटोलॉजिस्ट तो हैं, लेकिन उनको डर्मोस्कोपी की पिक्चर्स को इंटरप्रेट नहीं करना आता। तो व्हाट दे कैन डू इज के उस स्कोप की मदद से वो स्किन के ऊपर रखें और उसकी पिक्चर ले लें। जो भी सस्पिशियस स्किन इशू है, जो डॉक्टर समझता है कि ये कैंसर बन सकता है, दे जस्ट टेक द पिक्चर्स। और उसमें हमने जो प्रोटोटाइप AI के ऊपर बेस्ड बनाई, उसमें यू जस्ट पुट इन द पिक्चर एंड इट कम्स अप विद पॉसिबिलिटीज कि ये क्या हो सकता है, ये कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। और ये बड़ी बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर, बिकॉज जिन लोगों को डर्मोस्कोपी का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, ये भी एक साइंस है, इसमें काफी टाइम देना पड़ता है। आई हैव लर्नड इट ऑल। मशीन लर्निंग आपने अप्लाई करनी होती है। मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे वो चलती है, इट्स लाइक अ मोबाइल एप्लीकेशन,
और इंशाल्लाह उसको हम जल्दी लॉन्च करेंगे और फिर डिटेक्शन ऑफ स्किन कैंसर वुड बिकम ईजियर फॉर द डर्मेटोलॉजिस्ट इन विश यू पाकिस्तान। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू सो डॉक्टर मच। साहब आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और Equally- फिर दोबारा हम आपको तकलीफ देंगे किसी वक्त, लाइकवाइज। और बल्कि मैं ख़ास तौर पे स्कूल वालों को और जो एलीट क्लास स्कूल्स हैं उनको ख़ास तौर पे एडवाइस करूँगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट को बुला के उनको अवेयरनेस सेशन करवाने चाहिए स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक और यू थोड़ा वेरी इस मच। तरफ भी खर्चा करना चाहिए, एग्जैक्टली। सिर्फ कमाई पे तवज्जो नहीं देनी। बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। आखिर पे मैं डॉक्टर साहिबा ने जो बात की कि रजिस्ट्री हमारे यहाँ नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है कि कैंसर के कितने पेशेंट्स हैं और स्पेशली स्किन कैंसर के कितने पेशेंट। तो पाकिस्तान को नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे ये डाटा रजिस्ट्री एंड का डिपार्टमेंट बनाना चाहिए और रजिस्टर करना चाहिए, ताकि एरिया वाइज हमें पता चले कि नॉर्दर्न एरियाज़ में कितने और फिर किन एरियाज़ में एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो आप कंसंट्रेट करके उन एरियाज़ पे फोकस करके फिर उसके सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और उस पर रिसर्च हो सकती है। रिसर्च में हम अभी लैक इसी वजह से कर रहे हैं कि डाटा होगा तो रिसर्च होगी। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।